अब आ जाते हैं हम लोग सीधा सीधे एरोबिक रिस्पायरेशंस की तरफ। एरोबिक रिस्पायरेशंस में अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, एंड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तीनों चीजें बनता है। अब इसके लिए जरूरी क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। और फॉर दिस द पायरुवेट जो है, पायरुवेट जो था ना, तो पायरुवेट का कन्वर्जन होगा, पायरुवेट जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, और ये ट्रांसपोर्टेड टू द किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होना है, तो डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, ठीक है, कैसे जाएगा देखते हैं। तो पहला नंबर यहाँ देखना है, यहाँ पे ये क्रूशियल इवेंट्स होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन का। एक तो पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का by the stepwise removal of the all the hydrogen atoms and leaving the 3 carbon dioxide molecules, और टेक प्लेस इन द कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर क्या होता है, पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, रिमूव द एज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, जो तुम्हारा NADH बनना है उसमें से H का क्या होता है, रिमूवल होता है, मतलब किसी का रिडक्शन होगा, तो मतलब किसी का रिडक्शन होगा तुम्हारा, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसलिए कहते हैं हम लोग, टू मॉलिकुलर टू ऑक्सीजन एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ATP, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये होता है कहाँ पे, किसी ना किसी मेम्ब्रेन्स में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल्स का जो इनर मेम्ब्रेन होता है दैट विल हेल्पफुल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये लिखा है, ये बताना चाह रहा है क्रेब्स साइकिल्स के बारे में, और ये बताना चाह रहा है तेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो यहाँ पे क्रूशियल स्टेप दोनों होता है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, जैसे ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था, ग्लाइकोलिसिस हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी साइटोप्लाज्म में। अब इसको जाना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो मैट्रियल में ट्रांसपोर्ट होने के लिए यहाँ पे इनको कन्वर्ट होना पड़ता है पायरुविक एसिड्स को, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इस रिएक्शंस को कहते हैं लिंक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है तेरा, लिंक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो लिंक रिएक्शंस होना होगा। तो यहाँ पे देख पायरुवेट जो है, पायरुविक एसिड्स, ठीक है ना, एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंडर द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, और इट नीड द कोएंजाइम्स NAD प्लस और कोएंजाइम A चाहिए होता है, और इन दिस प्रोसेस 2 ATP भी बन जाता है, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि देख यहाँ पे 2 कैसे बना, देख बता रहा हूँ। जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना था, ठीक है, तो ये 2 पायरुविक एसिड है, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जब जाएगा तो ये 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और 2 मॉलिक्यूल्स NADH बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल NADH बनता है तुम्हारा, ठीक है। देखिए NADH प्लस H प्लस लिखा है ना पूरा, NCERT में हर जगह पे NADH में हर जगह पे ये तुम्हारा इसी तरह से लिखता है NADH में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख एसिटाइल कोएंजाइम A देन इंटर टू द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटर करेगा, मतलब TCA साइकिल्स में। जब एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है तो अब ये इंटर करता है तुम्हारा किसमें, TCA साइकिल्स में आराम से इंटर कर जाएगा, मतलब अब ये इंटर करने जा रहा है किसमें, क्रैब्स साइकिल्स में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, देख अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने, ग्लाइकोलिसिस हुआ, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुवेट में लिख देते हैं, ठीक है। और पायरुवेट जो है, पायरुवेट जो है, ठीक है, पायरुवेट जो है तुम्हारा इसमें ये चेंज हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो देख एक मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लेके चला था, एक मॉलिक्यूल्स था ये, एक मॉलिक्यूल्स, इससे 2 मॉलिक्यूल्स क्या बना, पायरुवेट बना। अब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम्स। ये स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप है तुम्हारा लिंक रिएक्शंस, ठीक है, लिंक रिएक्शंस। और ये बन गया फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम A बना। अब ये इंटर करा किसमें, TCA साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैब साइकिल्स, ठीक है, क्रैब साइकिल्स में इंटर करेगा, तो यहाँ बहुत सारा NADH बनाता है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्रैब साइकिल में यहाँ पे इंटर कर जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रैब साइकिल्स के बारे में। क्रैब साइकिल्स का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स, ध्यान रखना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें टोटल जो स्टेप्स है, स्टेप्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो NCERT में जितना दिया उसी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो ये जो स्टेप्स लिखा है ये मैं समझा देता हूँ इधर। अच्छा, ये सब अल्फा कीटो, ये अल्फा अल्फा कीटो, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है हमारा। यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। देख
स्टार्ट हुआ था पायरुवेट से। तो पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के बाद बना था, फिर उसके बाद ये लिंक रिएक्शंस है। तो लिंक रिएक्शंस में यहाँ पे भी तुम्हारा NADH फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक निकलता था तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जो कोएंजाइम आता है वो लेके आता है। तो यहाँ से देख, ये पायरुवेट जो था 3 कार्बन था और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 कार्बन। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये कभी कभी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना ये पूछता है। तो एनसीईआरटी में देखना हर जगह पे 2C 4C 6C ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे कहाँ पे चल रहा है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ आया ना। नेक्स्ट इसके बाद तेरा, अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम इंटर करता है क्रेब्स साइकिल्स में, ये है तेरा साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, या TCA साइकिल्स भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलो एसिडिक एसिड ये एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। देखना ध्यान से सुनना, ऑक्सिलो एसिडिक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल को एंजाइम ये 4 कार्बन कंपाउंड और ये 2 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट करता है और यहाँ बनाता है साइट्रेट साइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है तुम्हारा इसमें, कह सकते हो इसमें साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो क्या है तुम्हारा, ये यहाँ पे एंजाइम है साइट्रेट सिंथेज, ये होता है साइट्रेट सिंथेज। और साइट्रेट सिंथेज जो होता है ये साइट्रिक एसिड बनाया। अब इस साइट्रिक एसिड्स का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग बोलते हैं। और या फिर यहाँ पे 2-3 रिएक्शन बोला ना पहले कि बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको डी कार्बोक्सिलेशन कह सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको, डी कार्बोक्सिलेशन। और NADH वगैरह जहाँ पे फॉर्म्ड होता है उसको डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे मतलब इस रिएक्शंस में 2 चीजें चल रहा है, एक तो चल रहा है डी कार्बोक्सिलेशंस और ये जो चल रहा है ये चल रहा है तुम्हारा डिहाइड्रोजिनेशंस, डिहाइड्रोजिनेशंस, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशंस, जिससे ये बनाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला था ना, देखिए कितना 5 कार्बन का बन गया, ठीक है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, फिर से यहाँ पे एक डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और इस डी कार्बोक्सिलेशन से यहाँ पे फिर से बन गया तुम्हारा सक्सिनिक एसिड। तो एक कार्बन निकला तो 5 कार्बन था ना, यहाँ पे देख 5 कार्बन था, तो यहाँ पे फिर से एक 4 कार्बन हो गया। साथ में क्या चल रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन चल रहा है। और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, लेकिन इस बार ATP नहीं बनता है, GTP बनता है। जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, यहाँ पे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बनता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक अगर जैसे कोई प्लांट है अगर प्लांट में रेस्पिरेशन चला है तो GTP बनेगा, लेकिन अगर कोई एनिमल में चल रहा है सेम साइकिल, तो एनिमल के केस में ATP बनता है। तो हम लोग ATP मान के लेते हैं कि ये ATP है, तो यहाँ पे ATP वाला जैसा सिचुएशन है, ठीक है। अब ये बन गया यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बन गया, सक्सिनेट बन गया, ठीक है। अब लास्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा सक्सिनिक एसिड जो होता है, यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन इस बार NAD प्लस का नहीं, FAD प्लस से FADH2 का फॉर्मेशन होता है और बनता है मैलिक एसिड्स, ठीक है। क्या बन गया, मैलिक एसिड्स फॉर्म्ड हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ये मैलिक एसिड का फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है तो बना लेता है ऑक्सिलो एसिड बना लेता है। और फाइनली यहाँ पे फिर से ऑक्सिलो एसिड क्या हो गया, रीजनरेट हो गया है, और रीजनरेट होकर फिर से ये साइकिल्स को कंटिन्यू करता है। समझ में आ रहा। तो देख यहाँ पे हमें क्या क्या दिखा, देख एक बना ये तेरा एक डिहाइड्रोजनेशन, ये दूसरा डिहाइड्रोजनेशन और ये तीसरा डिहाइड्रो। हाँ बोलो सर, एंडे का ट्राई कर रही है मीटिंग में घुसने के लिए, आप प्लीज इसको अलाउ कर दीजिए। कौन है, कौन है? एंडे का सर हर्षिता। हर्षिता। ठीक है ठीक है ठीक है, दिखा ही नहीं मुझे। ठीक है कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे 4 दिखा, अच्छा अब ठीक है।
देखो साइट्रेट एक बार फिर से देख लो फटाफट। देख, पायरेबिक एसिड्स बना था ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम्स अब ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, तो पहले क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड साइट्रेट बनाता है मिलके एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, फिर ये साइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट एसिड में, सक्सिनिक एसिड एल्केला सॉरी मैलिक एसिड्स में, और मैलिक एसिड फिर से वापस से रीजनरेट होकर क्या बना देता है, ऑक्सिलो एसिटेट बना देता है। और इस पूरे प्रोसेस में डिहाइड्रोजनेशन, देख जहां जहां हमें एटीपी बनता हुआ दिख रहा है उस पर फोकस करना है। तो एक डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन और तीसरा डिहाइड्रोजनेशन, और ये चौथा है, ये फोर्थ डिहाइड्रोजनेशन। बट यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन में एनएडीएच नहीं होकर एफएडीएच2 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये भी एटीपी बनाएगा, टेंशन नहीं लेना। देख हम लोग के पास कितना, ये एसिटाइल कोएंजाइम कितना था, 2 मॉलिक्यूल्स था, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स था, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन्स ये जो पूरा साइकिल चला है ना, ये 2 बार चलेगा साइकिल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना NADH बनता है तुम्हारा, देख NADH जो है H एक साइकिल्स में 3 बनता है, और इसको 2 कर देते हैं तो 2 साइकिल्स में कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से FADH2 जो है ये 1 बनता है, और 2 साइकिल्स में कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है FADH, ठीक है। और GTP, तो GTP एक साइकिल में 1 ही बनता है, तो 2 साइकिल्स में कितना हो जाएगा, 2 GTP हो जाएगा, ठीक है। देख अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ATP के साथ कंपेयर करते हैं। तो ATP में एक NADH, हम लोग पहले देखे थे कि एक जो NADH है, NADH ये 3 ATP बनाता है, और एक जो FADH है ये 2 ATP बनाता है। अच्छा, ये कैसे एक ATP या 2 ATP बनाता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कहाँ मिलेगा, ETS, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ATP बनाता है। तो ये देख, ये बनाएगा 3, तो 6 12 6 का 18 18 ATP और यहाँ पे कितना हो जाएगा तेरा ये हो जाएगा 2 2 2 नहीं के 4 ATP, और ये तो 2 ही मान लेते हैं, 2 ATP से ही इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 24 ATP, ठीक है। अच्छा, लिंक रिएक्शंस में, लिंक रिएक्शन जो हुआ था, लिंक रिएक्शंस में क्या हुआ था, यहां पे भी 2 NADH बना था, ठीक है। लिंक रिएक्शंस का था, लिंक रिएक्शन ये वाला था, तो देख एक पायरुविक एसिड से एक NADH, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH, तो 2 NADH का मतलब क्या, कितना हो गया, 6 ATP, 6 ATP। तो मैं क्या करता हूं, इसको और इसको जोड़ के लिखता हूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख 24 अच्छे 30, ठीक है, 30 ATP, और प्लस हम लोग का जो ग्लाइकोलिसिस वाला जो स्टेप था, ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप था, तो उसमें नेट कितना बना था, 8 बना था ना, 8 ATP, तो टोटल कितना हो गया, 38 ATP बनता है, ठीक है। तो अब ये कैसे ATP बनाएगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखना पड़ेगा। तो काउंट इस तरह से करते रहना, मतलब अगर तुमसे पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बना है, तो 8, और लिंक रिएक्शंस में कितना बना है, 6, और तुम्हारा ये क्रैब साइकिल में कितना बनेगा, तो 24 बनता है। लेकिन बनता कहाँ पे, ये सब ATC में बनता है। तो बेसिकली जैसे ग्लाइकोलिसिस हुआ था, तो वो भी क्या कर रहा था, NADH बना लिया था, क्रैब साइकिल हुआ तो वो भी NADH बना लिया, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे चलता रहता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देख एट द थर्ड पॉइंट TCA cycles the NADH is reduced to NADH प्लस में, और एट वंस पॉइंट और FADH में, 3 पॉइंट पे क्या होता है तेरा, NADH मतलब 3 NADH, और 1 पॉइंट पे क्या बनता है तेरा, FADH बनता है तुम्हारा। तो इस तरह से टोटल 3 NADH और 1 FADH बनेगा तेरा इसमें। उसके बाद आ जाओ कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स थ्रू द, किसके थ्रू, वाया TCA साइकिल्स के थ्रू रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस replacement of the OH, oxaloacetic acid. It also requires the regeneration of NAD plus or FADH plus from NADH and FADH2, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है कि रीजेनरेशन ऑफ ऑक्सिलोएसिटिक एसिड चलता रहता है, साथ में NADH FADH जो है वो रीजेनरेट होकर NADH और FADH2 बनाते रहते हैं। तो देख क्रैब साइकिल के, सॉरी क्रैब नहीं, ग्लाइकोलिसिस के बाद का जो पूरा रिएक्शंस है अभी तक का, मतलब लिंक रिएक्शन प्लस
Krebs साइकिल, उसका ये समराइज फॉर्म है, समरी है। देख, ग्लाइकोलिसिस से क्या बना था, पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे 4 NADH FADH, एक FADH, 2 मॉलिक्यूल वाटर और ATP से अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना, 4 NADH बना, 2 प्रोटॉन और यहाँ पे एक FADH2 बनता है और एक ATP बनता है। ठीक है, तो वो सारा का सारा चीज देखो एक्सप्लेन हो जा रहा है तुम्हारा। इसी को हम क्या करते हैं, हम 2 बार कर देते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बनता है पायरुविक एसिड्स ना। तो अब यहाँ पे ये सारे के सारे कितना हो जाएगा, देख 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 4 8 NADH और यहाँ पे 2 FADH2 और 2 ATP हो जाएगा। इसका सबका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज क्या करता है, देख 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FADH और एक 2 ATP का प्रोडक्शन करता है। APT कहां से आ गया, ये ध्यान रखना, GTP को बोला जा रहा है, ध्यान रखना GTP। तो एनिमल के केस में GTP और प्लांट के केस में, सॉरी, एनिमल के केस में ATP और प्लांट के केस में GTP बनता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है।